सो नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में। Those rights which are written in part 3 of the Indian Constitution are termed as fundamental rights, and those rights which are not enshrined within the article within the part 3, they are called as constitutional rights or legal rights, आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 तक हमारे जितने भी है वो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है, और उसके बाद जितने भी है वो हमारे जो क्या बोलते हैं लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो भी पार्ट 3 में नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 12 जो है वो किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बात करता है। व्हाट इज अ स्टेट? सो आप समझते हैं क्या है स्टेट से? व्हाट इज अ स्टेट? एनी आइडिया? एनीवन? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताओ, स्टेट क्या है? Government institutions and all institutes which are funded by the government are state. Good, Gopal. Or so all the local authorities under the control of the government. बिल्कुल। The parliament भी है, तो ये सब चीजें देखो स्टेट कहलाएंगे। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट बनाती है, रूल बनाती है, तो वो अब जैसे लेजिस्लेचर है, आपकी विधानसभा है, विधान परिषद है, ये सब है लेजिस्लेटिव असेंबलीज which are having the control of the government, वो सब चीजें स्टेट के दायरे में आती हैं। और लोकल और अदर अथॉरिटीज, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर आती है। ठीक है, आपका जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पार्ट या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहता है या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट के कंट्रोल में रहता है, इन सब चीजों को, या कोई लोकल अथॉरिटीज है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या कोई लेजिस्लेचर है किसी स्टेट का, पार्लियामेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब चीजें जो है ये स्टेट के दायरे में आती हैं और ये स्टेट कहलाती है। ठीक है, आर्टिकल 12 में सिर्फ इतना ही गिवन है कि ये डेफिनेशन में जो है ये सब स्टेट के इसमें आते हैं। और आपका सेम आर्टिकल की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 जैसी जो सेम स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी दी गई है। तो लिख लो आर्टिकल 12 एंड 36 बोथ आर सेम। आर्टिकल 36 में आपका वो दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पीपीएसपी में जो स्टेट डिफाइंड है, बोथ आर सेम, आर्टिकल 12 एंड 36। गाइस अपना प्लीज ऑडियो ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑडियो ऑन है तो उसमें ये होता है। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ है, ऑडियो ऑफ नहीं हुआ है। काम्या, आई थिंक योर ऑडियो इज ऑन। ओके परफेक्ट। हाँ ठीक है, आर्टिकल 12 कंप्लीट। बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बस अगर हुआ तो लीगल नॉलेज में पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ स्टेट, और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, जिसमें से जैसे पार्लियामेंट दे देंगे, ये दे देंगे, एक आधा और दे देंगे, और कुछ भी एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बॉडी का नाम उठा के दे देंगे which will not be termed as state। ठीक है, क्लैट नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 का बेसिकली ये बोला जाता है, देखो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली यही बोलता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो तो सबसे बड़े हैं, उससे बड़ा नहीं है कोई भी। ठीक है, उसमें क्या है कि laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। अगर कोई भी ऐसा पार्ट, अगर कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा चीज अगर फोर्स में लाई जाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो वो वॉइड कहलाएगी। हमारे फंडामेंटल राइट्स को आज के दिन कोई भी वॉइड नहीं कहला, कोई भी चीज उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती है। अगर वो किसी ने भी वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करी या कोशिश की, तो ऑब्वियसली वो पहले से ही वॉइड रहेगी, वो वॉइड मानी जाएगी, वो नहीं हो सकता। पार्ट 3 को नहीं आप कर सकते, पार्ट 3 को छेड़ ही नहीं सकते। ठीक है, The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention to this clause shall to the extent of the contravention be void। ठीक है, कोई भी अगर स्टेट
किसी भी लॉ को लेने की कोशिश करती है, या इसमें जो राइट्स दिए गए हैं इस पार्ट में, अगर उनसे रिलेटेड उनके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई भी लॉ बनाती है तो वो भी वॉइड कहलाएगा, बिकॉज ऑल द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन दिस फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम इन नेचर। तो उस सुप्रीमेसी को अगर कोई भी खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो वॉइड कहलाएगा, अपने आप से वॉइड हो ही जाएगा पहले से ही, ठीक है। थर्ड वन में ये बताया गया था कि लॉ क्या क्या चीजें होती हैं। इन दिस आर्टिकल, unless the context otherwise required, what things are considered as law? Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. इसमें ये बोला गया कि लॉ के दायरे में क्या क्या आते हैं। अब प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो एक तरह से कानून ही तो बन जाता है ना दीदी। अब ट्रिपल तलाक का उन्होंने प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया, ट्रिपल तलाक एक तरह से आपका वही तो बन गया ना, आपका लॉ बन गया, ठीक है। अब वो अलग बात है कि किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास करे तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जब हाउस पार्लियामेंट में बैठे, सेशन में बैठे, ठीक है, हाउस सेशन में बैठे, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको पास कराना रहता है। तो अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर प्रेसिडेंट कुछ चीज लाता है, कुछ चीज पास कराता है, तो उसको वो अपने आप में लॉ बन जाता है, ठीक है, वो एक लॉ कहलाता है। कोई भी ऑर्डर भी लॉ बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर बन दे दे तो एक तरह से काइंड ऑफ वो लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है। बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कस्टम किसी एरिया में, किसी पार्ट में अगर कोई भी चीज काफी दिनों से चलती आ रही है, ठीक है, एंड इन दैट स्पेसिफिक एरिया दैट थिंग प्रिवेल्स सो मच दैट आदमियों को लगे कि यार ये तो एक तरह से मतलब हमारे इस एरिया में ये एक धारणा बन गई है लोगों की, हमारे यहाँ पे तो जी ऐसा ही चलन है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही करते, तो हमारे यहाँ पे तो ये कस्टम बन गया है। तो कई बार कस्टम जो है वो भी लॉ का रूप ले लेता है। जो कस्टम पिछले कई सालों से चलाता रहा हो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट में, तो वो लॉ की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज, यही है आपके ये सब जो टर्म्स है ये लॉ के उसमें कहलाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो लीगल नॉलेज का ये पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द एम्बिट ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके दे देंगे आपको, क्वेश्चन बना देंगे। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछा जाएगा। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. Article 368 में Parliament has the power to amend any part of the Constitution, but it cannot amend any of these provisions. ठीक है, अमेंडमेंट में ये नहीं ला सकता वो। ये सब था इसमें आर्टिकल 13 में। बिल्कुल शॉर्ट रखो, कंसाइज रखो अपने आप को, और बिल्कुल इसको परफेक्ट रखो। आर्टिकल 368 में क्या है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 लीगल नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड अदिति, आपसे खड़ा का खड़ा ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट डज आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट? पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को वो नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स को So I had one question. Suppose the bill is passed by the Lok Sabha and it has to be passed by the Rajya Sabha, but before that the Lok Sabha gets dissolved. So then what happens after again the Lok Sabha is reinstated? Do they have to again pass the bill? नहीं, वो एक बार राज्यसभा में चला गया तो राज्यसभा में चला गया। वो वैसे तो देखो हर चीज में वो इस तरह से मैनेज करके चलते हैं कि कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आने दे, लेकिन अगर वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला गया है तो राज्यसभा के पास पावर है पूरा कि उसको आगे पास करे या उसको वापस कर दे। तो जब नई लोकसभा बनेगी तो अगर राज्यसभा ने उसको बोला कि नहीं हम इसको फर्दर उसके लिए हम इसको वापस भेज रहे हैं, बिल को हम वापस भेज रहे हैं, तो जो नेक्स्ट लोकसभा बनेगी उसमें वो बिल वापस आ जाएगा और फिर वो लोकसभा को दोबारा पास करना पड़ेगा, ठीक है। Thank you, sir. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 14। देखो अब ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं मैं ठीक है इसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा वरना वो फिर वो डिबेट बन जाएगा, ठीक है, और तुम लोग भी इसको सिर्फ ऊपर से समझना क्योंकि फिर वो डिबेटेबल इश्यू हो जाएगा तो फिर पूरा 2-3 घंटे इसमें लग जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है ना तुम्हारा ना मेरा, क्योंकि चल ऐसा ही रहा है, अब क्या बताएं हम जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 14 ये बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ,
The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of laws within the territory of India. अब देखो आर्टिकल 14 में दो चीजें दी गई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो इसमें एक तो पहले जैसे रूल ऑफ लॉ की बात की गई, रूल ऑफ लॉ लिख लो, अपने बुक में लिख लो, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, rule of law basically means dash supremacy of law, rule of law dash supremacy of law। इसमें ये बोला गया है रूल ऑफ लॉ का मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि हर बंदा कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में सेम है, ठीक है? चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका पीएम हो, चाहे वो आपका एमपी हो, चाहे वो आपका एमएलए हो, चाहे वो आपका यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका होम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका कॉमन सिटीजन हो, चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाला सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आपका बस ड्राइवर हो, चाहे वो आपका ट्रेन पायलट हो, कोई भी हो, सब बंदे, सब लोग लॉ की नजरों में सेम है, ठीक है? सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट और वेदर इट इज द पीपल हु आर बीइंग गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। all will get equal treatment in the eyes of law, ठीक है? ये हमारा बोलता है रूल ऑफ लॉ में, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में यही बोलता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और उसमें सब लोग पीएम से लेके सब लोग जो है इंडिया के, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सब लोग इक्वल है लॉ की आइज में, ठीक है? और हर तरीके से उनको इक्वली देखा जाएगा। फर्स्ट, पहली बात ये लिखी है। सेकंड बात लिखी है, अब वर्ड लिख लो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है? all people are equal in the eyes of law, सब लोग जो हैं वो एक समान है, ठीक है? और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या लिखा गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये लिखा है कि दो लोग, अगर दो लोग जो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, लेकिन वो फिर भी एक तरह से सेम रहेंगे, ठीक है? अब दो लोगों पे, अगर दो लोगों पे डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल है, तो दो लोगों पे डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल है, तो उन दो लोगों पे वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होंगे भी, तभी तो डिफरेंट लॉज लगे ना। अब कई केसेस में ये होगा कि मेन एंड वुमेन वैसे तो बोथ आर इक्वल, लेकिन कहीं कहीं पे मेन को कहीं पे अलग से ट्रीट किया जाता है, वुमेन को कहीं पे अलग से ट्रीट किया जाता है, ठीक है? अब तुम इसमें ही देख लो ना यार, एक छोटा सा बिल्कुल एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तुम्हारी अगर सपोज पुलिस में ज्वाइनिंग है, ठीक है? पुलिस का एग्जाम निकला है और कोई भी आपका पुलिस में ज्वाइनिंग है, या आप किसी भी चीज का ले लीजिए जिसमें ट्रेनिंग पर्पज के लिए तुमको जाना है, ठीक है? या कमांडो सर्विसेज ले लीजिए। अब तो जैसे इंडियन आर्मी में भी सेलेक्ट होने लगे ना, अभी ये रिसेंटली हुआ था, 100 वुमेन्स आर सेलेक्टेड, जो अब इंडियन आर्मी में जो बेसिकली पहले तो ये रहता था ना कि जो एसएसबी के थ्रू जाते थे और वो सब एग्जाम क्लियर करके जाते थे, वही वुमेन जा पाती थी। अब उन्होंने ये बोला है कि ठीक है, बिलो ऑफिसर रैंक के लिए भी हम 100 वुमेन्स का एक वो बना रहे हैं, एक बटालियन बना रहे हैं 100 वुमेन्स का इस टाइप से, और वो हम प्लाटून जिसको बोलते हैं, 100 वुमेन की एक प्लाटून बना रहे हैं, और हम उसको, वो फर्स्ट बैच होगा इंडिया में, इंडियन आर्मी में वुमेन का। तो अब उसमें ये रख दिया उन्होंने कि हम मेन को, तो अगर मेन को जो है उसमें सेलेक्ट होना है इंडियन आर्मी में, तो हम उनकी हाइट जो है, हाइट कैटेगरी में हम उनको रखेंगे 5'7" सपोज, ठीक है? और वुमेन को हम हाइट कैटेगरी में रखेंगे 5'6", उन्होंने सपोज ऐसा बोल दिया। अब तुम कहोगे सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये तो, लेकिन हम ये डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि हम सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। अब वुमेन का उन्होंने एज कंपेयर टू मेन अगर हाइट कैटेगरी अगर थोड़ा सा कम रखा है, इसका मतलब ये है कि इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एंड स्टेट कैन डू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से कानून बना सकता है, वुमेन के लिए अलग से लॉज बना सकता है, मेन के लिए अलग से लॉज बना सकता है। इसको हम इक्वलिटी बिफोर लॉ ही बोलेंगे, लेकिन इसको हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलेंगे। है तो ये इक्वलिटी, ठीक है? लेकिन हम इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दायरे में आ जाएगा। अब इसमें ये लिख लो, ये देख लो, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ में जो है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच आ जाता है। नेगेटिव अप्रोच कैसे आ जाता है? जिसमें हर चीज थोड़ी सी जेनरिक है। जेनरिक मतलब कि ठीक है यार, सब लोग जो है लॉ की आइज में सब लोग सेम है,
हम सब लोगों को एक समान मानेंगे और सब लोगों में एक समानता है। लेकिन वही इसके ऑपोजिट आपके इसमें क्या आ गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या आ गया, इसमें आ गया कि हाँ वैसे तो पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसको पूरा स्पेसिफिक बना दिया। वो जैसे जेनरिक था, इसको पूरा स्पेसिफिक बना दिया। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हाँ हम किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या किसी चीज को हम अगर चाहे तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने के लिए हम उसको कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे विमेन को 5.5 की अगर सपोज हाइट वो रखा उन्होंने, तो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में विमेन को मेन के साथ खड़े होने के लिए हमने उनको इक्वली प्रोटेक्ट किया है। वैसे तो लॉ की नजरों में हमने उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो कंधे से कंधा मिला के अगर मेन के साथ खड़ा होना चाहती है तो ठीक है, हम उनको मदद करेंगे, हम उनको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसके लिए हमको इंडियन आर्मीज के नॉर्म्स एंड उसमें जाके अगर उनकी हाइट कैटेगरी को अगर थोड़ा सा हमें कम करना है एज कम्पेयर टू मैन, तो हम वो भी कर सकते हैं, हम उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में लेके आएंगे। ठीक है, उसमें ये बोला गया है। अब इसमें क्या था कि हाँ तो ये समझ गए तुम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ में, ये इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही डिफरेंस है। अब वही बात है ना यार, एक नॉर्मल लाइफ का अगर एग्जांपल लें तो एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वैसे तो वो दोनों सेम है, वैसे तो मॉम डैड की नजरों में वो दोनों सेम रहेंगे। जिस स्कूल में 5 साल का बच्चा पढ़ना चाहेगा उसी स्कूल में 10 साल का बच्चा पढ़ना चाहेगा, तो दोनों को सेम स्कूल में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एक छोटी सी बात बताओ ना कि क्या 5 साल का बच्चा वो सारे काम कर सकता है जो एक 10 साल का बच्चा कर सकता है? कुछ चीजें ऐसी नहीं होंगी जो 5 इयर्स का बच्चा नहीं कर सकता। 10 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे से कंपेरिजन में थोड़ा तेज भाग सकता है, ठीक है, जो कि 5 साल का बच्चा उतना तेज नहीं भाग सकता। तो हमने अगर उनकी रेस कराई तो हमने ये रख दिया कि चल ठीक है, तू 100 मीटर की रेस करेगा, तो 10 साल का बच्चा उसको सपोज एक पर्टिकुलर उसको सपोज 20 सेकंड में कवर करता है, तो हम 5 साल के बच्चे को देंगे, चल ठीक है तू 100 मीटर की रेस तू 25 या 30 सेकंड में कवर कर। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसको है तो वो इक्वल दोनों, हम उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ में ही एक तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लेके जाएंगे, ठीक है। अब सपोज ये लगा लो कि कोई दीवार है 5 फीट की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये सब कुछ क्लैट में कैसे आएगा? ये क्लैट में बताऊंगा ये क्लैट में कैसे आएगा बताता हूँ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है कि जैसे सपोज एक दीवार है 5 फीट की, 5 फीट ऊंची एक दीवार है, ठीक है, मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है। अब मैं उस दीवार से इजिली देख सकता हूँ, मेरे साथ सपोज मेरी छोटी बहन खड़ी है और वो मेरी छोटी बहन की हाइट है उसकी हाइट है 4 फीट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि मेरी हाइट लंबी है और मैं दीवार के ऊपर से देख पा रहा हूँ और वो नहीं देख पा रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूल लाया और मैंने उसको स्टूल के ऊपर खड़ा किया। मैं क्या, चल ठीक है अब तू देख ले। क्योंकि वो 4 फीट की थी और मैं 2 फीट का मैं स्टूल लेके आया और मैंने उसको स्टूल पे खड़ा किया, उसके बाद शी कैन इजिली वॉच, ठीक है, वो आराम से दीवार के उस साइड देख सकती है। तो ये वैसे तो देखो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसको अपलिफ्ट किया ताकि वो बिना किसी मदद के कारण, क्योंकि वो छोटी है, क्योंकि वो उसके एज लिमिट के लिए अभी उसकी इतनी हाइट नहीं हुई, तो मैंने उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन उस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि मैंने उसको अपलिफ्ट करने के लिए मैंने स्टूल रखा ताकि वो दीवार के उस साइड देख सके, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी चीज में पीछे रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ भी चाहे तो वो रूल बना सकती है। अब कॉपल ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? देखो एग्जाम में तो ये आपसे डायरेक्टली ऐसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ गए तो क्वेश्चंस आपको इक्वलिटी पे अगर कोई उन्होंने पैसेज डाल दिया क्लैट पे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और ये सब कैसे होता है। सिम्बाइसिस वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन डाल दिया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिजेंबल करके आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ से या आर्टिकल 15 जो है जो डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है, इन सब से रिलेटेड करके वो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन मतलब क्या है, तुमको थियोरेटिकल पार्ट समझाने का, मेन कंसेप्ट समझाने का, कि तुम्हारे अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो तुम्हारे सामने कोई भी कैसा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया किसी भी एग्जाम में, तो आप इजिली उसको कर सकते हो,
बिल्कुल डीप 1% भी नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 14, 15 ये सब इतने डीप है कि कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, पूरे 2-2, 3-3 दिन लग जाएंगे तुमको, इतने केस लॉज हैं इनमें। वो सब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम मार ना खाओ और इजिली तुम कर सको। ठीक है, ये था। फिर बारी आती है आर्टिकल 15 की, बिल्कुल शॉर्ट में जाऊंगा। आर्टिकल 15 says that prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इन ग्राउंड्स पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, स्टेट shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, sex, caste and place of birth। लेकिन फिर इसमें वही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। अगर स्टेट किसी सोसाइटी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या किसी भी चीज को अगर अपलिफ्ट करने के लिए अगर कोई अलग से रूल बनाता है तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। अगर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अगर कोई रूल बना रहा है, अगर SC, STs एंड SCBC स्पेशल इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, अगर इन सब के लिए अगर कोई अलग से रूल बनाया तो उसको एक तरह से हम इसके दायरे में देख सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट बोलता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू access to the shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी सिटीजन किसी भी बेसिस के आधार, किसी भी इन सब 5 बेसिस के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, पहली बात। अब आपका एक्सेस टू द शॉप्स है, जितना, अब कोई पब्लिक रेस्टोरेंट, जितना वहां पे एक बंदे का जाने का अधिकार है, जितना वहां पे जाने का मेरा अधिकार है, उतना ही वहां पे जाने का आपका भी तो अधिकार है। जितना वहां पे राइट किसी एक हिंदू, मुस्लिम, सिख का है, उतना ही राइट वहां पे किसी पारसी, जीव या जोरेस्ट्रियन का भी जाने का है। ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट में आप ये नहीं कर सकते। एक केस भी था पीछे, एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या कहा गया था कि किसी एक आदमी को पब्लिक रेस्टोरेंट में, लाइक ही वाज गोइंग ऑन अ हाईवे, तो उसको क्या था, उसको किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में रेस्टरूम में जाना था, वॉशरूम जाना था। ठीक है, तो जैसे वो पब्लिक रेस्टोरेंट में घुसा तो पब्लिक जो वहां का जो ओनर था वो बोला कि उसने बोला कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। ही सेड दैट नो नो नो, यू आर नॉट अलाउड टू यूज वॉशरूम अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट कम एंड हियर एंड सिट एंड लाइक हैव फूड। अगर आप यहाँ पे आके खाना खाते हैं तो ही आपको वॉशरूम यूज करने को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि नहीं, अगर आपने पब्लिक रेस्टोरेंट खोला है तो इसका मतलब पब्लिक रेस्टोरेंट जब आपने खोला तो आपका मेन मोटिव क्या था कि आपके रेस्टोरेंट में लोग आए, आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आए जो कि खाना खाए, जो कि जिससे आपका बिजनेस हो। ठीक है, जब आप कस्टमर्स को जब आपकी प्रॉपर्टी इस तरह से यूज की जाती है कि हाँ आप वहां पे जाके खाना खाएंगे, आप वहां पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, तो उतना ही अधिकार उस बंदे का, उतना ही अधिकार वहां पे जाके वॉशरूम यूज करने का भी है। जस्ट बिकॉज वो वॉशरूम यूज करके आना चाहता है तो वो आके कर सकता है। जस्ट बिकॉज अब ये नहीं होता कि अब मैं किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाऊं और मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ पानी पीना है और मुझे खाना नहीं खाना, मुझे सिर्फ पानी पीना है और मैं पानी पी के आ जाऊं बाहर, वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसने पब्लिक रेस्टोरेंट खोला ही इसलिए है टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो ये केस था ऐसा है। होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, एक्सेस टू द शॉप्स। अब जिस शॉप पे मेरा जाने का अधिकार है उसी शॉप पे हर किसी का जाने का अधिकार है यार, कोई भी जा सकता है। आप रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे तो आप ये नहीं कर सकते ना कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना कि नहीं इस शॉप पे सिर्फ ये जाएंगे, इस शॉप पे सिर्फ वो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ फिर वही बात आ जाती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर चाहे तो स्टेट कर सकती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप लोग कर सकते हैं। जितना किसी वेल से, जितना किसी टैंक पे, वाटर टैंक या कोई भी टैंक है, या जितना कोई घाट है, उस घाट पे जितना वो गंगा किनारे होते ना गंगा स्नान, उस गंगा स्नान पे जितना, उस घाट पे गंगा स्नान करने का जितना हक किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है, उतना ही हक किसी दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है। उस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
वो मूवी आई तो थी उसकी, आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, उसमें वही तो कहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी चीज के आधार पे। थर्ड वन में लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें वो कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो वो बना सकती है, उसमें उसको मना नहीं किया जाएगा और रोका नहीं जाएगा। ठीक है, स्टेट के पास पावर है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस के लिए और उनको स्पेशल कोई भी लॉ बनाने के लिए। फोर्थ वन इज nothing in this article or in clause 2 or article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement or upliftment of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। देखो अब इसमें यही है कि अगर स्टेट चाहे तो स्पेशली इकोनॉमिक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या आपके एससीज के लिए या एसटीज के लिए अगर चाहे तो अलग से उनके लिए प्रोविजन बना सकती है। इसीलिए जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जस्ट बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज गिवन, इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम आया है। ठीक है, आपके क्लैट में भी से रिजर्वेशन सिस्टम है, सिम्बाइसिस में मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, हर उसमें रिजर्वेशन वो डाल सकते हैं बिकॉज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में दिया गया है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसी भी कास्ट को लेके, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेके। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उन्होंने बना दिया कि हाँ चलो ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली दोनों तरीके से अगर कोई बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए अलग से नॉर्म्स बना दिए, उसके लिए अलग से रूल बना दिया। एसटीज के लिए अलग से रूल बना दिया और एसटीज के लिए अलग से रूल बना दिया कि ठीक है हम एसटीज, क्योंकि एसटीज जो है एसटीज थोड़े से फिर भी लाइक उनके पास रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, एसटीज के पास बिल्कुल कम है, तो एसटीज को रिजर्वेशन में ज्यादा उन्होंने वो दे दिया रिलैक्सेशन और इस टाइप से करके। ठीक है, तो वो डिपेंड्स ऑन द स्टेट, वो कर सकती है स्टेट, इसको भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम बोलेंगे। समझे यहाँ तक आर्टिकल 14 एंड 15? बेसिकली आपको वर्ड याद करना है कि सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सब लोग इक्वली माने जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे हम एससी एसटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन और इन सब लोगों के लिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, ये था इसमें। आर्टिकल 16 इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 16 में सिर्फ इतना ही समझ लो जो आपने ये लिखा ना आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में जो पढ़ा कि एजुकेशन और इन सब से रिलेटेड, उसमें आ जाता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 16 में कि एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन हो सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसमें भी रिजर्वेशन हो सकती है। ठीक है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसलिए मैंने नहीं डाला। आर्टिकल 17 मैंने नहीं लिखा क्योंकि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज आप लोगों को ऑलरेडी उसमें मैं करवा ही सकता हूँ, उसमें उसको लीगल नॉलेज में करवा चुका हूँ, उसमें उसको फर्दर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तुम लोगों ने उसमें सारा पढ़ लिया है। आर्टिकल 18 इज एबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स, वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। एबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स में वही लिखा था कि आप किसी को सर की उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अगर आपके पास मिलिट्री मेडल है कोई, ठीक है, या फिर आपके पास लाइक कोई जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, आपके पास ये अगर मेडल है तो आप एक तरह से उनको अपने नाम के सामने आप यूज कर